आज का हमारा टॉपिक है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि अगर कोई प्रकाश स्रोत है उससे हमको क्या चाहिए, व्यतिकरण चाहिए। तो क्या था कि यंग ने एक प्रयोग किया था जिसे हम बोलते थे क्या, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक ही प्रकाश स्रोत लिया था, मतलब कि सोडियम लैंप लिया था। वो इसलिए लिया था कि जो है कि अगर वो दो प्रकाश स्रोत लेते तो ये तो क्लियर नहीं था, 100% क्लियर नहीं था कि उसमें क्या होगी कि उनका तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति बराबर हो या एक ही दिशा में क्या करें, गति करें। तो व्यतिकरण के लिए क्या होता है कि दो तरंगे हों, दोनों तरंगे जो निकले वो एक ही कला में होनी चाहिए, एक ही कला में होनी चाहिए और एक ही दिशा में गति करनी चाहिए और उनका तरंगदैर्घ्य और आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सोडियम लैंप लिया। उस सोडियम लैंप लिए ये कल वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ये एक प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत के सामने क्या किया था उन्होंने, एक जो है स्लिट रखा। क्या किया, स्लिट रखा और उस स्लिट में दो समांतर छिद्र किए। क्या कर दिया, दो समांतर छिद्र किया। अब क्या हुआ कि जो प्रकाश स्रोत से तरंगे निकली, प्रकाश तरंगे निकली, वो इस छिद्र पर क्या हुई, इस छिद्र से बाहर निकली, इस छिद्र से बाहर निकली। तो ये मानते हैं पहली तरंग का जो स्रोत है S1 है, दूसरी तरंग का S2 है। तो यहाँ पर यंग ने क्या किया था, एक पर्दा लगाया था, एक पर्दा लगाया और यहाँ से जो तरंगे निकली, यहाँ से जो तरंगे निकली वो एक ही दिशा में जा रही थी और इनकी आवृत्तियां क्या थी, बराबर थी। क्यों बराबर थी, क्योंकि ये जो है एक ही तरंग स्रोत, प्रकाश स्रोत से निकल रही है। ठीक है, एक ही प्रकाश स्रोत से निकल रही है। इसके लिए यंग ने क्या किया, एक स्लिट रखा और उसमें दो समांतर छिद्र बना दिया। तो ये एक ही दिशा में इसलिए गति कर रही है क्योंकि एक ही तरंग स्रोत, मतलब प्रकाश स्रोत से निकल रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक सामने पर्दा रख दिया और उस पर्दे पर देखा कि यहाँ पर कुछ ब्राइट था, ठीक है, और कुछ डार्क था। डार्क मतलब अंधेरा, क्या था, अंधेरा था। डार्क और ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क। अब जहां पर क्या था, ब्राइट मिल रहा था, वहां पर तीव्रता क्या थी, अधिकतम थी। तीव्रता क्या थी, अधिकतम थी। तीव्रता अधिकतम थी तो वहां पर हमको क्या, समकोषी व्यतिकरण होगा, समकोषी व्यतिकरण होगा। और समकोषी व्यतिकरण था तो वहां पर एक कंडीशन आया जो हमको फ्रिंज मिला। यहाँ पर क्या होगी, इस पर जो है फ्रिंजे बनेगी। फ्रिंजे किस कारण से बनेगी, व्यतिकरण की क्रिया होगी। क्या होगी, व्यतिकरण की क्रिया। व्यतिकरण की क्रिया कब होगी, जब दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या हो, बराबर हो और दोनों एक ही दिशा में गतिशील हो, कला संबद्ध हो। तो जब व्यतिकरण की क्रिया हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डार्क ब्राइट, ब्राइट और डार्क दो कंडीशन प्राप्त हुआ, दो क्षेत्र प्राप्त हुए। जहां पर क्या हुआ, समकोषी व्यतिकरण, जहां पर ब्राइट था समकोषी व्यतिकरण हुआ और जहां पर डार्क था वहां विनाशी व्यतिकरण हुआ। विनाशी व्यतिकरण किस लिए हुआ, क्योंकि वहां पर तीव्रता क्या थी, कम थी। और समकोषी व्यतिकरण किस लिए हुआ, क्योंकि वहां पर तीव्रता क्या थी, अधिकतम थी। तीव्रता अधिकतम थी और जहां पर तीव्रता अधिकतम थी वहां पर हमको दीप्त फ्रिंज मिल रहा था। कौन सा फ्रिंज मिल रहा था, दीप्त फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसे, दीप्त फ्रिंज। और जहां पर क्या था, डार्क था, वहां पर अदीप्त फ्रिंज मिल रहा था, अदीप्त फ्रिंज मिल रहा था। तो ये तो यंग ने प्रयोग किया था, द्विरेखा छिद्र प्रयोग किया था कि हम कैसे ही एक ही आवृत्ति की तरंगे निकाल सकते हैं, प्रकाश तरंगे निकाल सकते हैं, उसके लिए कैसे व्यतिकरण हम करा सकते हैं। अगर इसी को हम क्या करें कि हाइगेंस के सिद्धांत के तौर पर, हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार व्याख्या करें तो हाइगेंस ने क्या कहा था कि अगर किसी प्रकाश स्रोत से या तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के कण क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं जिससे माध्यम में क्या होता है, एक पृष्ठ तैयार हो जाता है, एक पृष्ठ तैयार हो जाता है और उस पृष्ठ पर जो भी कण होते हैं क्या होते हैं, समान कला पे होते हैं, समान कला होते हैं। अब क्या हुआ कि वो जो कण थे उस तरंगाग्र पर क्या होगा, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे जिससे क्या होंगी, नई तरंगे निकलेंगी, नई तरंगे निकलेंगी जिसे हम द्वितीय तरंग बोलते हैं। वही क्रिया यहाँ पर इसके आधार पर हम इसकी व्याख्या करें, फ्रिंज मतलब की क्या, यंग के द्विरेखा छिद्र का अगर व्याख्या करें तो उसमें इसमें भी वही होगा कि ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, तरंग स्रोत है, यहाँ से तरंगे निकली
और स्लिट S1 और S2 पर पड़ी। अब ये भी क्या होगा, जो हमारा तरंगे हैं यहाँ S1 और S2 पर, यहाँ भी क्या करेंगे, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। किसके अनुसार, हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार। जब इस पर पड़ी तो जहां जैसे पड़ेगी फिर उसके आगे भी वही क्रिया चलती रहेगी, मतलब कि एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। इस कारण से क्या हुआ कि नई तरंगे निकलेगी और इन तरंगों को हम क्या बोलेंगे, द्वितीय तरंगे बोलेंगे। ये कल हम बता चुके हैं, कल वाली वीडियो में क्या बता चुके हैं, यंग का द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग और हाइगेंस के आधार पर, हाइगेंस द्वितीय तरंगों के आधार पर फिर यंग के द्विरेखा क्षेत्र की व्याख्या, ये कल वाली वीडियो में बता चुके हैं। और एक चीज और बताए थे, क्या बताए थे कि फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति मतलब केंद्रीय, मतलब कि सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पर होगा, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पर होगा। हमने वो स्थिति ज्ञात किया था ना, वो दूरी ही ज्ञात किया था, कहां से, O से P तक। इस टाइप का था, ध्यान से देखना, इसको हटा रहे हैं, ये हम कल बता चुके हैं ना। यहां पर हमने P बिंदु लिया था, क्या लिया था, P बिंदु लिया था, और इसकी दूरी हमने लिया था क्या, स्मॉल d, क्या लिया था, स्मॉल d, और ये सेंट्रल लाइन थी, ये सेंट्रल लाइन थी, इसको हमने माना था क्या, O माना था, ये C होगा, ठीक है, O माना था, और क्या माना था, इसको हमने S1 क्या P से मिलाया था ना, ये क्या है, तरंग स्रोत S1 और S2 है, इसको हमने P से मिलाया था, P से मिलाया था, और इसमें हमने क्या किया था, इसको यहां से हमने मिलाया था, और इसको यहां से, ये एंगल देखा है 90-90 सब में बनेगा, 90-90 सब में बनेगा। इसको हमने माना था क्या, M, और इसको माना था N, कल वाले वीडियो में हम बता चुके हैं ना। तो यहां से हमने फ्रिंज की स्थिति निकाला था, फ्रिंज की स्थिति मतलब केंद्रीय लाइन से, सेंट्रल लाइन से P तक की दूरी, P तक की दूरी हमने क्या लिया था, xn लिया था, क्या लिया था, xn का मतलब कि इस P बिंदु पर हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकाले थे। स्थिति का मतलब क्या हो, दूरी, इस P बिंदु से O तक क्या होगा हमारा, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति होगी। तो दीप्त फ्रिंज के लिए क्या आया था, दीप्त फ्रिंज के लिए जो हमारा xn आया था, xn हमारा क्या आया था दीप्त फ्रिंज के लिए, nd लैम्डा अपान स्मॉल d, nd लैम्डा अपान स्मॉल d। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये दूरी क्या था, थोड़ा नीचे इसको लिख दो, दीप्त फ्रिंज के लिए ये दूरी कितना था, कैपिटल D था ना, ये स्लिट है, ये क्या है, स्लिट है, और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी थी, कैपिटल D थी। तो यहां से दीप्त फ्रिंज के लिए जो स्थिति निकली थी, xn इक्वल टू nd लैम्डा अपान स्मॉल d। ये दीप्त फ्रिंज के लिए क्या आया था, O से P की दूरी, O से P की दूरी किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। अगर दीप्त फ्रिंज हमको यहाँ पर पथांतर निकालना है, तो पथांतर के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था कि अगर हम क्या करें, डेल्टा x निकालना है, क्या करेंगे हम, ये S2P है, क्या था, S2P माइनस ये S1P था, और हमने दोनों का मान निकाल के पथांतर निकाला था ना। तो वहां से पथांतर जब हमने निकाला, पथांतर निकालने के बाद क्या निकाला था, हमने फ्रिंजों की स्थिति निकाला था, दीप्त फ्रिंज की और अदीप्त फ्रिंज की। तो xn इक्वल टू क्या आया, nd लैम्डा अपान d, और अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या आया था, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक निकालेंगे, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या था, अदीप्त फ्रिंज के लिए 2n-1 d लैम्डा अपान 2d, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए निकल के आया था क्या, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति कहां से, सेंट्रल लाइन से दूरी। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये जो कैपिटल D है, ये क्या है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है, कैपिटल D क्या था, स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी, ठीक है।
और S1 तथा S2 क्या है, स्मॉल डी, मतलब कि स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी S1 तथा S1 व S2 के बीच की दूरी, ठीक है, S1 व S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी। ये S1 और S2 क्या है, जो छिद्र बनाएगा, छिद्रों के बीच की दूरी है, ठीक है, जिससे तरंगे निकलेंगी बाहर। और स्मॉल डी लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, क्या बोलेंगे इसे, तरंग दैर्घ्य, तरंग की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और क्या बचा इसमें, n क्या है, n क्या है, जैसे फ्रिंजों की संख्या, फ्रिंजों की संख्या, n को हम बोलेंगे फ्रिंजों की संख्या। अब ध्यान से देखना, हमारा टॉपिक क्या है, ये तो अभी हमने कल बताया था, इतना कल की वीडियो में हमने ये बताया था, हमको निकालना क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। अब इसकी चौड़ाई को हम W से लिखते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई को W से लिखते हैं। तो बात समझना, यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई होता क्या है, ठीक है। अगर हम कहते हैं ये दीप्त है या दीप्त है, ये दीप्त है या दीप्त है, तो दो कर्मागत दीप्त अथवा दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये क्या है, दूरी है ना, दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त, दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। यहां हम लिख दे रहे हैं, दो कर्मागत दीप्त, मतलब कि क्रम से, दो क्रम से दीप्त और दो क्रम से अदीप्त, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त, ये अच्छी तरीके से पढ़ लो, इस पे न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं वो लगेंगे इस पे। दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दो कर्मागत दीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। अब पहली बात, हमने दो कर्मागत दीप्त का है, दो कर्मागत अदीप्त का है, तो यहाँ पर देखो हमने जब क्या हुआ था कि इसमें से तरंगे निकल रही थी, स्लिट से समांतर तरंगे एक ही दिशा में चल रही थी, तो हमको दो स्थितियां प्राप्त हो रही थी, दो स्थितियां प्राप्त हो रही थी। एक आ रहा था संपोषी वितरण, एक आ रहा था विनाशी वितरण। संपोषी जहां आता था वहां पर दीप्त फ्रिंज आती थी, और जहां पर विनाशी आता था वहां पर अदीप्त फ्रिंज आती थी, यानी कि जहां पर डार्क वहां अदीप्त, जहां पर ब्राइट वहां पर दीप्त। तो इसके लिए समझने का इस तरीके से समझो कि मान लेते ये कोई लाइन है जिसपे क्या है, हमारा जो पहला है ये ब्राइट है, ये डार्क है, ठीक है, ये फिर से ब्राइट, ये फिर से डार्क हो गया, ये फिर से ब्राइट और फिर से डार्क हो गया, और यहां भी होगा, क्या होगा, ये फिर से ब्राइट और फिर से डार्क और डार्क और ब्राइट। ये देखो, ये ब्राइट है, ये डार्क है। हमने क्या कहा, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। ध्यान से देखना, ये क्या है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज होगा, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज होगा। अब इसके बीच की जो दूरी होगी क्या होगा, एक्सन होगा, क्या होगा, एक्सन होगा, एक्सन होगा। अगर दो क्रमागत हम दीप्त ले लें, मतलब कि डार्क वाला, तो यहाँ पर अदीप्त होगा, क्या होगा, अदीप्त होगा ना, तो अदीप्त होगा तो इसको हम क्या लिखते हैं,
ये दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पर एक्सन क्या है, एक्सन जो है हमारा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी है, और ये दो क्रमागत क्या है, ब्राइट है, दो क्रमागत क्या है, दीप्त है। तो हमने क्या कहा, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त, ये हो गया दीप्त, दो क्रमागत दीप्त, और ये दो क्रमागत अदीप्त, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे हम, फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। तो अब क्रमागत कैसे हो सकता है, क्रमागत कैसे हो सकता है, अगर हम मान लें एनवी फ्रिंज, क्या कहेंगे, एनवी फ्रिंज, एनवी फ्रिंज, ठीक है, और n+1वी फ्रिंज होगा। क्रमागत कैसे होगा, एनवी फ्रिंज और n+nवी फ्रिंज, क्रम से होगा ना, ये क्रम होगा, जैसे 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, ये क्रम वाइज। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि जो पहली फ्रिंज है उसकी एनवी फ्रिंज है, और इसके अगला क्या आएगा, n+1 आ जाएगा। यानी हम जैसे कहते हैं 10वीं फ्रिंज है, 10 में 1 जोड़ते हैं 11 आ जाएगा, 10 के बाद 11 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, n के बाद n+1 आ जाएगा, n के बाद n+1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम निकालना चाहें दीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एनवी लिया है और n+nv लिया है, n+1nv लिया है, यानी कि दो क्रमागत हम दीप्त फ्रिंज ले रहे हैं, कौन सा, एनवी और n+nv। इसका एनवी का मतलब क्या हुआ, एनवी फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, एनवी फ्रिंज का मतलब, एनवी दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, एनवी दीप्त फ्रिंज, इसका मतलब हुआ कि केंद्र से, कहां से, केंद्र से, एक्सन का मतलब हुआ केंद्र से एनवी फ्रिंज, एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्र से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, एक्सन का मतलब क्या हुआ, केंद्र से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। अगर यहीं पर हम क्या ले लें, xn+1 ले लें, xn+1 हमने क्रमागत कहा है ना, n के बाद n+1 आएगा, n+1 के बाद n+2 आएगा, n+2 के बाद n+3 आएगा, क्रमागत, हम क्रमागत बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने xn लिया, क्या लिया, xn लिया। अब क्रमागत की बात हो रही तो xn+1 हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे n+1nवी फ्रिंज की कहां से, केंद्र O से दूरी, केंद्र O से, केंद्र से एनवी दीप्त, केंद्र O से n+v दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब देखो ये तो हो गया, ठीक, ये क्या हो गया। अब ध्यान से देखना, दीप्त फ्रिंज के लिए हमने एक्शन क्या निकाला था, nd λ/d, nd λ/d। तो यहाँ तो सीधे सीधे एक्शन का वैल्यू है, ये क्या एक्शन का वैल्यू है, हमको निकालना क्या है, xn+1 निकालना है। क्या निकालना है, एक्शन का वैल्यू दे दिया, सीधे सीधे एक्शन का वैल्यू हमने कल निकाला था। एक्शन क्या है, दीप्त फ्रिंज की कहां से दूरी, केंद्र से दूरी, सेंट्रल लाइन से दूरी, सेंट्रल लाइन कौन सा, ये है ना, सेंट्रल लाइन से दूरी कितना आया था, xn = nd λ/d। अब हमको निकालना क्या है, xn+1 निकालना है। अगर हमको xn+1 मिल जाए तो हम फ्रिंज की चौड़ाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों की बीच की दूरी क्या कहलाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक्शन का वैल्यू पता है, एक्शन का वैल्यू पता है किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब हम दीप्त फ्रिंज के लिए निकालते हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए xn+1 निकालते हैं, x+nv दूरी निकालते हैं, क्या निकल के आएगा, xn+1 = अब ध्यान से देखना, जहां पर n है, जहां पर n है वहां पर हम n+1 रखेंगे, क्या रखेंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं xn+1, xn का था तो क्या होगा, xn = nd λ/d, nd/λ/d, यहाँ हम लिख दे रहे हैं xn = दीप्त फ्रिंज के लिए क्या है, xn = nd λ/d, nd λ/d। अब अगर हम xn+1 निकालें, xn+1 निकालें, तो xn+1 निकालें क्या हो जाएगा,
n+1 डी लैम्डा पान स्मॉल डी। अब ये आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमको क्या मिल गया, दो क्रमागत द्विपृंज की दूरी मिल गई, दो क्रमागत द्विपृंज की दूरी मिल गई। तो अब दूरी मिल गई है तो फ्रिंजों के बीच की क्या बोला हमने, दो क्रमागत द्वीप तथा फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये भी दूरी है, ये भी दूरी, कहां से, सेंट्रल लाइन से, एनवी द्वीप फ्रिंज की और एनवी फ्रिंज की, कहां से, केंद्र से दूर। हमने क्या कहा कि दो द्वीप तथा दो द्वीप फ्रिंजों के बीच की दो क्रमागत द्वीप तथा अद्वीप फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक्शन है, ये दो क्रमागत क्या है, दो क्रमागत द्वीप फ्रिंज है, राइट ना। तो अगर क्रम की बात करें तो आगे अगर इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर ये, इसके बाद ये वाला आएगा, इसके बाद ये आएगा ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको करें तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी फ्रिंज, xn+1v फ्रिंज, क्योंकि ये वाला इससे ऊपर है, xn से ऊपर है तो xn+1 हो जाएगा। अगर हम बात करें अदीप्त फ्रिंज की, जैसे अदीप्त फ्रिंज ये है, ये क्या है, अदीप्त है, अदीप्त है, और यहाँ से अगर हमने यहाँ से यहाँ तक दो क्रमागत लिया था, क्या एक्सन लिया था, एक्सन लिया था, लेकिन अगर यहीं से हम ऊपर जाएं, यहीं से इस पर जाएं, क्या हो जाएगा, xn+1 हो जाएगा, xn+1 हो जाएगा, यानी क्रम की बात हो रही ना, एक्सन आएगा तो एक्सन के बाद क्या होगा, xn+1 आएगा, एक ज्यादा होगा ना, जैसे 10 के बाद 11 था, क्रम से हो गया, तो ऐसे n के बाद n+1 आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि दो क्रमागत द्वीप तथा द्वीप फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहता है, फ्रिंज की चौड़ाई कहता है, और फ्रिंज की चौड़ाई को हम w से प्रदर्शित करते हैं। तो w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर ये ज्यादा होगा क्योंकि ये बाद में आएगा, तो क्या हो जाएगा, xn+1 - xn, दूरी निकालना हमको, क्या निकालना है, दूरी, यही दूरी मिल जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इक्वल टू xn+1 का वैल्यू कितना, ये है क्या है, n+1 कैपिटल डी लैम्डा पान स्मॉल डी, कैपिटल डी लैम्डा पान स्मॉल डी माइनस xn का वैल्यू क्या है, nd लैम्डा पान स्मॉल डी, तो n कैपिटल डी लैम्डा पान स्मॉल डी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर हम डी लैम्डा पान डी यहाँ पर भी है, डी लैम्डा पान डी यहाँ भी है, तो कॉमन लेंथ क्या हो जाएगा, डी लैम्डा पान डी, और ये क्या हो जाएगा, n+1 यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, n+1 माइनस n बचेगा, इसमें n+1 बचेगा, उसमें क्या बचेगा, -n बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n से n कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हुआ तो w इक्वल टू क्या आया, डी लैम्डा पान डी। ये किसके लिए है, दीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई निकला है, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब हम बात करते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, नोट हो गया ना। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, फिगर तो ऐसे काम नहीं होगा। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए देखो, अदीप्त फ्रिंज के लिए तो हमने क्या लिखा था, इसके लिए हमने निकाला है अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या निकाला था, मतलब कि सेंट्रल लाइन से अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या निकल गया था, xn इक्वल टू 2n - 1 2n - 1 और डी लैम्डा डी कैपिटल डी लैम्डा पान स्मॉल 2d ये निकल गया था। ये किसके लिए है, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए, ये लिखेंगे हम एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या आया, xn इक्वल टू 2n - 1 डी लैम्डा पान स्मॉल 2d। अगर हम निकालें n+1v फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए तो यहां से क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा xn+1 हो जाएगा, xn+1 मतलब क्रम से कहा ना, दो क्रमागत, तो xn हो जाएगा, एक n हो जाएगा, एक n+1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर n है वहां हम क्या रखेंगे, n+1 रखेंगे। क्या रखेंगे, n+1। तो यहाँ पर हम रखते हैं 2n+1 -1 और क्या हो जाएगा, d लैम्डा अपान 2d, ठीक है, अपान 2d। तो xn+1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 और -1 ये हो जाएगा d लैम्डा अपान स्मॉल 2d, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, xn+1 इक्वल टू यहाँ पर 2n+1 हो जाएगा, क्योंकि दो में से ही जाएगा, +1 बच जाएगा, और d लैम्डा अपान स्मॉल 2d। अब अदीप फ्रिंज के लिए चौड़ाई निकालेंगे, वही काम करेंगे जो उसमें किया हमने दीप फ्रिंज के लिए। क्या करेंगे, xn+1 माइनस xn, तो क्या हो जाएगा, w इक्वल टू xn+1 माइनस xn तो रखेंगे, xn+1 का वैल्यू कितना है, ये है, तो यहाँ पर रखो, तो w बराबर 2n+1 और कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल 2d माइनस यहाँ पर क्या है 2n-1 और d लैम्डा अपान स्मॉल 2d, दोनों में हर सेम है, क्या हो जाएगा, 2d नीचे एलसीएम आ जाएगा, 2d क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर d लैम्डा अपान दी, या ऐसा करो, यहाँ पर सीधे सीधे कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लेंगे, d लैम्डा अपान 2d दोनों में है ना, तो यहाँ पर हम d लैम्डा अपान 2d कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2n+1 बच जाएगा, 2n+1 और ब्रैकेट में ये 2n-1 बच जाएगा, 2n-1 बच जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, w इक्वल टू d लैम्डा अपान स्मॉल d, और ये 2n+1 और माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का माइनस का प्लस, यानी -2n हो जाएगा, -2n और -1, और एक चीज यहाँ 2d है ना, ठीक है। तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, -1 से +1, एक मिनट, ये प्लस होगा, ये +1 होगा, ये माइनस, अगर ब्रैकेट खुले तो -2n और माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ 2n से 2n कैंसिल हो गया, 2n से कैंसिल हो गया, तो d लैम्डा अपान 2d 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी w इक्वल टू क्या आएगा, d लैम्डा अपान स्मॉल d। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमारा फ्रिंज का चौड़ाई किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, ये W का मान किस पर निर्भर कर रहा है, कैपिटल D पर। कैपिटल D क्या था, स्रोत और पर्दे, मतलब स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। स्मॉल d क्या था, जो हमने समांतर छिद्र किए थे उसके बीच की दूरी, S1 S2 के बीच की दूरी। और लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, यानी कि W का मान पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, और S1 S2 के बीच की दूरी, मतलब छिद्रों के बीच की दूरी जो स्लिट में बनाया गया है, और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की क्या, चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया हमारा व्यतिकरण से संबंधित जो भी था, फ्रिंज की चौड़ाई और यंग द्विक रेखा चित्र प्रयोग।